नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में हमने अभी तक काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 और जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे मुगल पीरियड या मुगल काल की। तो 1526 से 1526 से भारत में शुरू हो जाती है मुगल सल्तनत या मुगलिया सल्तनत। मुगल पीरियड स्टार्ट होता। अब देखिए यहाँ पे अभी तक अगर हम बात करें टॉपिक्स की जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, तो अभी तक हमने पढ़ चुके थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद हम बात कर रहे थे इंडिया के उन स्टेट्स के बारे में जो 14 से 16 सेंचुरी के बीच में इंडिपेंडेंट हुए थे या आज़ाद हुए थे। इसमें हमने 5 स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया। 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं जो हमने डिस्कस किया है 14 टू 16 सेंचुरी के बीच में जो इंडिपेंडेंट हुए, जो आज़ाद हुए हैं। तो इनकी अगर बात की जाए तो इनमें आ जाते हैं मालवा, गुजरात, विजयनगर, बहमनी, है ना। ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो या एक और आ जाता है यूपी में जौनपुर, और भी कई स्टेट थे, बंगाल वगैरह वगैरह। तो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उन टॉपिक्स को, उन स्टेट्स को ही हमने क्या किया, पॉइंट आउट किया था। तो इसके पहले जो लेक्चर 5 था ना, लेक्चर 5 जिसमें हम पढ़ रहे थे, हमने डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल स्टेट्स बिटवीन 14 टू 16 सेंचुरी, 14 टू 16 सेंचुरी के स्वतंत्र राज्य। और मैंने आप लोगों को उनके नाम बताए हैं, कौन कौन से हैं। मालवा, गुजरात, जौनपुर, विजयनगर साम्राज्य, और 5वें नंबर पे आ जाता है बहमनी एम्पायर या बहमनी सल्तनत। क्लियर। तो ये सारे हमने डिस्कस किए। अच्छा, बहमनी सल्तनत का फाइनली क्या हुआ था, डिवीजन हो चुका था। जब बहमनी सल्तनत का डिमोलाइजेशन शुरू हुआ, पतन शुरू हुआ, तब बहमनी साम्राज्य का 5 सल्तनतों में विभाजन हो गया था। और ये जो 5 सल्तनत थी उन्हें दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। उन्हें यूनिफाइड रूप से क्या कहा जाता है, दक्कन सल्तनत। और ये 5 सल्तनत कौन कौन सी थी, तो ये जो सल्तनत थी, सबसे पहले आई थी बीदर सल्तनत, फिर सबसे पहले आई थी बरार सल्तनत, फिर आई थी अहमदनगर। अहमदनगर के बाद आती है आपकी आदिल शाही यानी कि बीजापुर सल्तनत, और फिर आती है आपकी गोलकुंडा सल्तनत, और सबसे आखिरी में आती है बीदर, जहां पे बरिद शाही डायनेस्टी रूल किया करती थी ना। यहां तक हमने पढ़ा। अब देखिए, ये तो हो गया नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में जब तक मुगलिया सल्तनत शुरू नहीं हुई, जब तक मुगल पीरियड शुरू नहीं हुआ, उसके पहले अगर बात की जाए मुगलिया सल्तनत शुरू होने से पहले, तो इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो ये थी कि इंडिया छोटे छोटे रियासतों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। क्लियर। छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और एक केंद्रीय नेतृत्व, इट मीन सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्रीय जो नेतृत्व है, उसकी क्या थी, कमी थी। तो केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी, और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट थी वो वीक हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था। जब ये मुगलों का इन्वेजन हुआ, जब मुगलों का भारत में पीरियड शुरू हुआ, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन ये थी कि सेंट्रल पावर उतनी मजबूत नहीं थी, उतनी पावरफुल नहीं थी, क्योंकि सेंट्रल में कौन था उस समय, लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी, और लोधी वंश के ही एक शासक थे जिनका नाम था इब्राहिम खान लोधी या इब्राहिम लोधी। क्लियर। और इब्राहिम लोधी से कई सारे लोग उन्हीं के परिवार के या उन्हीं के कई सारे सूबेदार वगैरह, जैसे पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, दिल्ली के उनके सूबेदार आलम खान लोधी, है ना, और जौनपुर में उन्हीं के भाई की उन्होंने हत्या करवा दी थी। इस तरह से कई लोग उनसे नाराज चल रहे थे। और अगर हम बात करें सामाजिक स्थिति की या धार्मिक स्थिति की, तो इंडिया में जो आम जनता थी, जो आम लोग थे, वो 2 धर्म के थे बेसिक तौर पर। बड़े स्तर पर अगर बात करें तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, और इन दोनों के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप भी नहीं थे, इनके बीच में काफी कटुता भी थी। और हिंदू और मुस्लिम डायनेस्टीज या हिंदू और मुस्लिम स्टेट्स में ही इंडिया बटा हुआ था, और ये आपस में संघर्ष करते रहते थे, झगड़ते रहते थे। जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आपका मेवाड़ हो गया हिंदू स्टेट, और दिल्ली सल्तनत हो गई मुस्लिम एम्पायर। ऐसे ही साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य काफी बड़ा हिंदू एम्पायर, मजबूत हिंदू साम्राज्य बना, और फिर बहमनी किंगडम जो है मुस्लिम एम्पायर था, मुस्लिम सल्तनत थी। इस तरह पूरे इंडिया में या तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में युद्ध हो रहे थे, या जो सेंट्रल पावर थी वो कमजोर थी। क्लियर। और छोटे छोटे राज्यों में इंडिया बटा हुआ था। जिस समय इन भारत में आक्रमण हुआ किसका, मुगलों का, यानी जिस समय भारत में मुगल आए उस समय की कंडीशन ये थी इंडिया में। क्लियर। ये सब कुछ हो रहा था। अब यहीं से इन्वेजन शुरू हो गया, यहीं से स्थापना शुरू हो गई किसकी, मुगल पीरियड की। तो अब फोकस करिएगा मुगल पीरियड या मुगल काल के बारे में। हम यहाँ पे देख लेते हैं मुगल पीरियड जो शुरू हुआ ना, ये शुरू हुआ 1526 से, और ये पीरियड चलता है 1707 तक। पहला जो सेक्शन होगा वो 1526 से 1707 तक होगा,
और जो सेकंड सेक्शन होगा वो 1707 से 1857 तक होगा। इस तरह से इन दोनों सेक्शन को अगर हम ऐड कर लें तो टोटल जो है 331 साल तक मुगलों ने इंडिया पर क्या किया है, अपनी हुकूमत जमाई है। क्लियर। तो मुगलिया सल्तनत या मुगलियाई जो हुकूमत है इंडिया पे वो कितने ईयर तक चली है? 331 सालों तक। कब से? 1526 से 1857 तक। बट ये जो दौर था ये मुगलिया सल्तनत का सबसे अच्छा दौर माना जाता है। और उसके बाद फिर मुगलों का यहाँ से डिमोलाइजेशन या डिक्लाइनेशन क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। 1707 से 1857 तक का जो दौर है वो मुगलों के पतन का दौर कहलाता है। और यहाँ पे मुगलों का काफी इंक्रीमेंट हुआ, काफी उनकी शक्ति में और साम्राज्य में वृद्धि हुई। इस समय पर मुगलों के कंट्रोल में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक और अगर पूर्व की से पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान तक से लेकर बांग्लादेश तक का जो क्षेत्र था वो मुगलों ने अपने नियंत्रण में या कंट्रोल में किया हुआ था। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कुछ मुद्दों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ। जब भी हम कोई एम्पायर डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली ही चीज जो हम फोकस करते हैं वो होती है हमारी कैपिटल। टाइम बता चुका हूं। अच्छा, सबसे पहले हम टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम बता चुका हूं, 1526 से 1707 एक अच्छा दौर रहा मुगलों का। मुगलों के पावर में और साम्राज्य में, वैभवता में, संपन्नता में, हर चीज में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। और 1707 से 1857 तक का जो दौर रहा है, यहाँ पे हर चीज में क्या आई है, गिरावट आई है। मुगल एम्पायर धीरे धीरे कंसाइज होते हुए काफी छोटा हो गया और दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में ही सिमट कर रह गया था। क्लियर। तो हम कैपिटल की बात कर लेते हैं, राजधानी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे राजधानी देखिए अलग अलग टाइम पर चेंज होती रही है। जब मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पर जो कैपिटल थी वो थी आगरा। इनिशियली कैपिटल क्या थी? आगरा। बार बार चेंज भी होती रही, कई बार आगरा भी एक बार हट गई, फिर आ गई, फिर हट गई, इस तरह से। बट आप लोग ध्यान रखिए, जिस समय मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ उस समय कैपिटल हुआ करती थी आगरा, है ना। आगरा के बारे में अगर बात की जाए तो लोधी वंश के ही एक शासक थे जिनका नाम था सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने ही आगरा सिटी को क्या किया था, स्टेब्लिश किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। मेवाड़ के जो रूलर्स थे उनके बार बार आक्रमण होते थे और उन्हीं आक्रमणों को कंट्रोल करने के लिए या उन रिवोल्ट्स को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने कैपिटल किसे बना दिया था, आगरा को, दिल्ली से आगरा। और 1504 में आगरा शहर स्थापित किया था और 1506 में 1506 में इन्होंने कैपिटल स्टेब्लिश कर दी थी आगरा। आगरा को राजधानी बना दिया था। किसने? सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की है। सिकंदराबाद पहले कहा जाता था, बाद में आगरा हो गया। अब पहली कैपिटल हो गई आगरा। आगरा के अलावा जब अकबर का शासन शुरू हुआ था तो एक बार राजधानी बनी थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इज ऑल्सो द सिटी इन यूपी एंड इट वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश बाई अकबर। इस शहर को भी स्थापित किसने किया है? अकबर ने। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। आगरा शहर किसने स्थापित किया? सिकंदर लोधी ने। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने। ये उत्तर प्रदेश में है। तो अकबर के शासनकाल में 1571 से लेकर 1585 तक, 1571 से 1585 तक फतेहपुर सीकरी राजधानी के रूप में, मुगलों की राजधानी के रूप में थी। देखिए 1571 से 1585, तो हमें अकबर का जो होल टाइम पीरियड है, जो कंप्लीट टाइम पीरियड है, उसके बारे में अगर बात की जाए, अकबर शासक बने थे अपने पिता की मृत्यु के बाद 1556 में और इन्होंने रूल किया था 1605 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं, है ना। तो इस बीच में इन्होंने अपनी कैपिटल 1571 से 85 के बीच में किसे स्टेब्लिश की थी? फतेहपुर सीकरी को। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिर राजधानी बनती है लाहौर। फिर राजधानी बना दी जाती है लाहौर, और लाहौर दिल्ली सल्तनत की राजधानी भी अकबर के टाइम पर ही बनती है। अकबर ही अपनी कैपिटल किसे स्टेब्लिश कर लेते हैं? लाहौर को। और ये बनती है 1586, 1586 से लेकर 1598, 1598 तक। 1586 से 1598 तक जो कैपिटल रही वो लाहौर रही, क्योंकि अकबर ने काफी लंबा दौरा किया था लाहौर या पश्चिमी भारत का, उत्तर पश्चिम भारत का, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लगभग 10-12 सालों तक वो वहीं था, वहीं के दौरे पर था। इसलिए यहां पर राजधानी जो बन गई वो क्या बन गई? लाहौर बन गई। क्लियर, इस बीच में 1598 तक। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि कैपिटल आप लोगों ने देख लिया है आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, जो कहां पर है? पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी ही लाहौर थी। इसके अलावा
चौथे नंबर पे जो राजधानी है वो है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद की अगर बात की जाए तो शाहजहानाबाद दिल्ली के अंतर्गत ही आने वाला एक शहर है। तो दिल्ली के अंतर्गत आने वाला ही एक सिटी है शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहां ने स्थापित किया था। और शाहजहां के समय पर राजधानी रही दिल्ली की शाहजहानाबाद। कब से कब तक? 1648 1648 से 1648 से लेकर 1657 1687 तक, 1648 से एकदम आखिरी टाइम तक 1857 तक राजधानी किसे कहा गया? शाहजहानाबाद को, इट मीन दिल्ली को। तो दिल्ली राजधानी रही थी 1648 से 1857 तक। कैपिटल रही थी कौन? आपका दिल्ली या शाहजहानाबाद। चलिए, तो इस तरह से कैपिटल मैंने आप लोगों को बता दी है। बार बार कैपिटल चेंज होती रहती थी क्योंकि क्वेश्चन वहां से टेक्निकली पूछ लेते हैं आप लोग, है ना। टेक्निकली क्वेश्चन का मतलब ये कि किसके समय पर कैपिटल कहां से कहां ट्रांसफर की गई थी। तो ये कंफ्यूजन होगा, इसलिए उस कंफ्यूजन को पहले ही अपन ने डिस्कस कर लिया है कि एक्चुअल में कैपिटल ये थी। और हम जब अब आगे डिस्कस करेंगे तो एग्जैक्टली टाइम भी हम डिस्कस कर लेंगे, कब से कब तक कौन सी शहर की राजधानी, मुगल सल्तनत की राजधानी ये शहर बना। चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज ऐसे ध्यान रखिए, अभी तक दिल्ली सल्तनत में जितनी भी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जितनी भी मुस्लिम डायनेस्टी हमने पढ़ी है, उन सभी की जो लैंग्वेज है वो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इतने सारी डायनेस्टी हमने पढ़ चुके हैं। सभी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? वो है पर्शियन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से ध्यान रखिए, पर्शियन लैंग्वेज क्या है? पर्शियन यानी फारसी। तो आधिकारिक भाषा की बात की जाए, ऑफिस या कोर्ट लैंग्वेज की बात की जाए, दरबारी भाषा की बात की जाए, तो आंसर क्या होगा आपका? पर्शियन या फारसी भाषा। दरबार में तो यही चलती थी। लेकिन मुगलों की अगर बात करें ना, तो मुगल जो थे वो संबंधित थे तुर्क से। ये तुर्की से ही आए थे, तुर्किस्तान से ही आए थे, यानी तुर्की जाति के ही लोग थे ये। इसलिए इनकी जो मदर टंग थी, जो मातृभाषा थी, वो तुर्की ही थी। यानी अगर आम बातचीत की बात की जाए, नॉर्मल या आम बोलचाल की बात की जाए, तो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा थी वो क्या थी? तुर्की या तर्किश। तुर्की भाषा आमतौर पर चला करती थी। तो आमतौर पर इंटरनली अगर बात की जाए, इनिशियली लेवल पर, तो वो लोग बात करते थे तुर्की में, बट क्योंकि वो मातृभाषा थी। मुगलों की मातृभाषा क्या होगी? तुर्की। ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट वाज द मदर टंग ऑफ मुगल्स? आंसर होगा तुर्की। बट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रही जो पहले थी? इट मींस पर्शियन। क्लियर? चाहे आप इस मीडिएवल पीरियड में कोई सी भी मुगल डायनेस्टी देख लें, अभी कोई सी मुस्लिम डायनेस्टी देख लें, आपने बहमनी में भी यही लिखा होगा। और बाकी जो भी हमने पढ़े हैं, जैसे मालवा की बात करें, गुजरात की बात करें, जौनपुर की बात करें, तो सभी जगहों पर फारसी ही लैंग्वेज थी ऑफिशियल। और रूल किसका था? तुर्कियों का। रूल किसका था? तुर्कियों का, है ना। अभी दिल्ली में रूल जो है अफगानियों का है, क्योंकि लोधी वंश अफगानिस्तान से संबंधित था। दिल्ली में शासन किसका है? अफगानियों का, जिस समय मुगल आए थे उस समय। बाकी जगहों पर जो रूल कर रहे थे मुस्लिम, वो ज्यादातर तुर्की ही थे। अब देखिए यहाँ पे पर्शियन हो गया, लैंग्वेज वाला काम हो गया। तीसरा पॉइंट होता है रिलीजन यानी धर्म। और ये पॉइंट भी आपको काफी कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको शुरू में ही डिस्कस कर देता हूं, ताकि आगे की कोई परेशानी होने की संभावना ही ना हो। देखिए, रिलीजन हमेशा आपको पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछेंगे अकबर का धर्म क्या था, औरंगजेब का धर्म क्या था, तो ऐसे तो आप बता देंगे मुस्लिम धर्म, बट आपसे पूछा जाएगा मुस्लिम में भी कौन सा धर्म। क्लियर? शिया है या सुन्नी है। तो अभी तक दिल्ली सल्तनत की बात की जाए, जितने भी वंश थे दिल्ली सल्तनत में, वो सब सुन्नी थे, सिवाय एक के जो था सैयद वंश। सैयद वंश था शिया। और बाकी हमने इंडिया में बाकी के जितने भी किंगडम्स पड़े हैं, अगर वो मुस्लिम हैं तो वो सब क्या है? सुन्नी है। सबके सब क्या थे? सुन्नी है। थोड़ा बहुत कहीं पर एक्सेप्शन कहीं पे दिख जाता है जो शिया होते हैं, तो ज्यादातर सुन्नी होते हैं। मुगलों की बात की जाए तो फिर आप लोग समझ ही सकते हैं, ये भी किस धर्म के फॉलोअर थे? ये भी थे सुन्नी धर्म के ही फॉलोअर, है ना। औरंगजेब को एक कट्टर सुन्नी समर्थक माना जाता था। तो ये सब के सब जो थे, ये सुन्नी धर्म के क्या थे? फॉलोअर थे। कुछ समय के लिए, जैसे हम बात करें इसी सल्तनत, इसी शासनकाल में एक दूसरे जो शासक आते हैं दूसरे नंबर के, आफ्टर बाबर his son became the next बादशाह, next इंपीरियर इन मुगल सल्तनत, who was known as नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और नासिरुद्दीन हुमायूं
को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके भाई उसका साथ नहीं देते हैं और वो अपना साम्राज्य पूरी तरह से खो देता है शेरशाह सूरी से हारने के बाद। और फिर उसको कोई सलाह देते हैं, किसी के द्वारा उसे एडवाइस दी जाती है बैरम खान के द्वारा, और ये जो है ईरान चले जाते हैं, ईरान के शासक के दरबार में उनसे सहायता, उनसे हेल्प लेने के लिए। और वहां से फिर उसे लगभग 14,000 की ईरानी सेना उसको मिल जाती है। और ईरान, आप लोगों को पता होगा, ईरान और इराक दो ऐसे देश हैं जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं, के देश हैं, यानी कि वहां सिया संप्रदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो जब ईरान के दरबार में वो गया, ईरान के शासक शाह तहसम के दरबार में, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी हेल्प तभी करेंगे जब आप जो हैं सिया धर्म क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। इफ यू एक्सेप्ट सिया रिलीजन देन वी हेल्प यू, तब हम आपकी मदद करेंगे। देन हुमायूं एक्सेप्टेड सिया रिलीजन, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, है ना। उनकी मदद से ही उसने सेना स्टेब्लिश की और फिर उसने आकर अटैक किया पंजाब पर और अपने भाइयों को हराया, उनको मारा और फाइनली ही केम बैक टू अगेन दिल्ली इन 1555, 1555 में। तो हुमायूं का जो धर्म था वो जरूर कुछ समय के लिए रहा है सिया। बाकी जितने मुस्लिम्स, जितने भी मुगल्स रहे हैं, उन सबका जो धर्म रहा वो क्या रहा, सुन्नी रहा। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। सबसे पहला कैपिटल, तो यहाँ पे 4 कैपिटल बता दी है। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज बता दी है और रिलीजन में एक ही रिलीजन ध्यान रखिए, सुन्नी मुस्लिम या सुन्नी इस्लाम। सिया धर्म जरूर रहा है कुछ समय के लिए, किसका, हुमायूं का। अब देखिए आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी बातों पे। ध्यान रखिएगा, जो मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन के बारे में बताया है, उस समय की अगर बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म के लोग रहा करते थे और उनके बीच में काफी अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे, उनके बीच में कोई बहुत अच्छी मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं थे। ये बात अकबर ने अपनी बुक ये बात बाबर ने अपनी बुक तुजु के बाबरी में कही है कि इंडिया में धार्मिक स्थिति काफी दयनीय थी और हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहते थे। हालांकि इसी चीज को सही करने के लिए उसी समय पर भक्ति आंदोलन भी चल रहे थे, दोनों ही धर्मों के भक्ति आंदोलन भी चल रहे थे, सूफीवादी आंदोलन भी चल रहे थे, जिनका मकसद था दोनों धर्मों के लोगों के बीच में सद्भाव की भावना को क्या करना, डेवलप करना या विकसित करना। अब देखिए यहाँ पे और दूसरी बात क्या कही कि इंडिया छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटी रियासतों में बटा हुआ था और वो भी या तो मुस्लिम थे या हिंदू थे और वो अभी आपस में झगड़ते रहते थे। केंद्रीय या सेंट्रलाइज्ड जो नेतृत्व है उसकी कमी थी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल की क्या थी, सेंट्रलाइज्ड पावर की पावर जो है वो वीक थी। ये सब बातें बाबर ने कही है, बाबर ने अपनी बुक जिसका नाम है तुजु के बाबरी। अब देखिए 1526 से 1707 तक जो मुगल पीरियड है उसे हम मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। मीडिएवल इंडिया में हम डिस्कस करते हैं 1526 से 1707 तक की हिस्ट्री, और 1707 से लेकर 1518 तक की जो हिस्ट्री है ये हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, द मुगल पीरियड इज नोन एज सेकेंड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री या सेकेंड गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज मुगल पीरियड। मुगल पीरियड को ही कहा जाता है भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल। भारतीय इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, मुगल पीरियड को। क्यों? क्योंकि मुगल पीरियड में ही एक्सट्रीम डेवलपमेंट हुआ है आर्किटेक्चर का, एक्सट्रीम डेवलपमेंट हुआ है कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का, इसके अलावा लिटरेचर का, पेंटिंग का, खान पान का, इन सारी चीजों का काफी एक्सट्रीम लेवल पर क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ध्यान रखिएगा, दैट्स व्हाई मुगल पीरियड इज नोन एज सेकेंड गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि इन दिस पीरियड, इस पीरियड में ही अगर हम बात करें आर्किटेक्चर, अगर हम बात करें लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड आर्ट, इन सारे सेक्टर्स का काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। खान पान, पहनावा, हर चीज की अगर बात की जाए, हर चीज का क्या हुआ है, टॉप लेवल तक डेवलपमेंट हुआ है। दैट्स व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज सेकेंड गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर ये सेकेंड गोल्डन इरा है तो फिर फर्स्ट भी होगी, और फर्स्ट गोल्डन इरा आप लोगों को बता चुका हूं, वो आती है एंशिएंट में, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में एज इट इज जो चीजें हुई थी वो हुई थी गुप्त पीरियड के समय पर। तो अगर कोई पूछ ले कि बताइए फर्स्ट गोल्डन इरा
of Indian history, then the answer will be Gupta era या गुप्त पीरियड. गुप्त पीरियड इज कंसिडर एज द फर्स्ट गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री का पहला स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त पीरियड को, और दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है मुगल पीरियड को, क्योंकि मुगल काल में ही डेवलपमेंट हुआ था हर एक सेक्टर का एक्सट्रीम लेवल तक या टॉप लेवल तक. इसीलिए इतिहासकारों ने दूसरा गोल्डन इरा कहा है मुगल काल को. अब देखिए फर्स्ट अगर हम गोल्डन पीरियड की बात करें तो बता चुका हूं क्या आंसर होगा, गुप्त पीरियड. 1526 से 1707 तक, 1526 से 1707 तक मुगल बादशाहों की बात की जाए तो 6 मुगल बादशाहों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. क्लियर. 1526 से 1707 तक 6 ग्रेट मुगल इंपीरियर्स या मुगल बादशाहों के बारे में हम पढ़ेंगे मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में. और वहीं बात की जाए तो 1707 से 1857 तक 11 नालायक शासकों के बारे में या बादशाहों के बारे में हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास में. 1707 से 1857 तक टोटल 11 बादशाह हैं. हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो उतने योग्य नहीं थे, उतने कैपेबल नहीं थे. इट मींस कि वो एक प्रकार के नालायक रूलर थे जो अपने साम्राज्य को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो अपने साम्राज्य को जो है मेंटेन नहीं रख पाए. सबसे बड़ी बात है कि आप बनाना तो नहीं, लेकिन आप बिगाड़ चुके थे, है ना. आपने एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया, ऊपर से जो था उसे भी आप संभाल नहीं सके. इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये कमजोर किस्म के अयोग्य रूलर हुए, ये 11 रूलर जो अपने साम्राज्य को बना के भी नहीं रख सके. तो इसलिए महान मुगल कहा जाता है 6 मुगलों को. और फिर जो मुगल आते हैं उन्हें कहते हैं पोस्ट मुगल. यहां तक के जो मुगल है उन्हें महान मुगल कहा जाता है. और वो होते हैं आपके फर्स्ट नंबर पे बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां, और आखिरी में औरंगजेब. औरंगजेब हालांकि धार्मिक रूप से सबसे कट्टर मुगल बादशाह के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसके समय पर मुगल साम्राज्य सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा रहा. किसके समय पर? औरंगजेब के समय पर. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. हम बात कर लेते हैं मुगल बादशाहों के बारे में एक एक करके. तो पहले ही जो रूलर होंगे मुगल सल्तनत के या मुगलिया सल्तनत के या मुगल काल के, वो कौन होंगे? वो होंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. तो हम स्टार्ट करते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से.